हेलो स्टूडेंट, आराधना डिग्री कॉलेज की गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में यकृत के बारे में। यकृत, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है लीवर। यकृत क्या है, इसकी कैसी संरचना होती है और इसके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यकृत जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कहलाती है यकृत। और इससे जो छोटी यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत कहलाती है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो बड़ी ग्रंथि आती है वह क्या आती है, हमारी अग्नाशय। ठीक है, तो ये है सबसे, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि हमारे उदर गुहा के ऊपर की तरफ, ऊपरी जो भाग होता है उदर गुहा का, उसके दाहिनी ओर स्थित होती है। यानी कि हमारा जो पूरा पेट होता है उसके दाहिने भाग में यह स्थित होती है। इसके बाद इसका जो रंग जो है वह होता है दूसर रंग का, ये इसका कलर होता है। यानी कि दूसर रंग कौन सा होता है, लाल और भूरे रंग इसका, यानी कि लाल और भूरे मिक्स कलर जो होता है वह इसका रंग होता है यकृत का। यानी कि जब मिट्टी से जो हम घड़ा या मिट्टी के जो हम बर्तन तैयार करते हैं, तो वह बर्तन जब पक जाते हैं, पकने के बाद उनका जो कलर होता है वह कलर किसका होता है, वैसा के वैसा कलर यकृत का होता है। इसका जो भार होता है वह होता है 101.5 ग्राम इसका भार होता है। यानी कि ये भार में इसका जो है वह 1.5 किलोग्राम इसका भार होता है, वजन जो है। इसके चारों ओर पेटोनियम नामक एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। यानी कि यकृत के चारों ओर क्या स्थित होती है, पेटोनियम नामक एक झिल्ली होती है, जो कि इसको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। यकृत के जो निचला जो हिस्सा होता है, यानी कि निचली जो सतह होती है, वहां पे पित्ताशय स्थित होता है। यानी कि ये जो यकृत है वह हमारे किसमें काम आता है, यानी कि पाचन तंत्र का एक अंग है। यानी कि हम जो भी भोजन करते हैं उसका एक जो पाचन तंत्र में जितने भी अंग इंक्लूड होते हैं उसमें यकृत जो है वह भी उसके साथ काम करता है। यानी कि उन सारे भागों में से एक यकृत भी है जो पाचन तंत्र में आता है। यानी कि हमारा जो भोजन पचता है उसमें यकृत का भी सहयोग होता है। यानी इसके निचले, मैंने जैसे बताया, यकृत के निचली जो सतह होती है उसमें पित्ताशय स्थित होता है। यानी कि इसकी जो पित्ताशय की एक क्या होती है, थैली नुमा इसकी आकृति होती है, जो कि नाशपाती के आकार की होती है। यह यकृत से नीचे की तरफ हिस्से में जुड़ा रहता है। और जो यकृत क्या कार्य करता है, इसमें पीत रस का निर्माण होता है। यानी कि यकृत जो है वह पीत रस को बनाने का कार्य करता है। और यकृत के द्वारा यह पीत रस जो बनता है वह पीत रस कहाँ पे एकत्रित होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। इसलिए ये यकृत से पित्ताशय आपस में जुड़े होते हैं। यकृत से जो पीत रस का निर्माण होता है वह पित्ताशय में एकत्रित होता है, और पित्ताशय से ही जो पीत रस है वह आगे पाचन के लिए पहुंचाया जाता है। यकृत में जो पीत रस बनता है वह एक वाहिनी, यानी कि ग्रहणी में जब भोजन पचकर जब ग्रहणी के द्वारा आमाशय में पहुंचता है, तब उसमें जो पीत रस जो है वह उसके साथ एक वाहिनी के द्वारा जुड़ जाता है। यानी कि उसमें ग्रहणी में पहुंचा दिया जाता है। उस पचित जो भोजन है उसके साथ क्या किया जाता है, इस पीत रस को पहुंचा दिया जाता है। ये जो इसमें पीत रस का जो निर्माण होता है वह पीत रस में जीवाणुओं को मारने की, यानी कि जीवाणुओं को नाश करने की क्षमता उपस्थित होती है। यदि अगर इस पीत रस की कमी हो जाए तो उससे हमें मल में जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो उसका रीजन होता है पीत रस जो बनता है उसमें कमी आ जाना। तो भोजन के पाचन में ये पीत रस
काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से जो यकृत है यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह पाचन जो प्रणाली होती है उससे सीधा जुड़ा हुआ होता है। पाचन प्रणाली से जो नलिकाएं निकलती है वह यकृत से जुड़ी होती है और यकृत के द्वारा यह ग्रहणी से जुड़ा होता है, जिसके द्वारा पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचाया जाता है। अब इसकी जो आंतरिक जो संरचना होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यकृत की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें आंतरिक रचना। अब आंतरिक संरचना के अंतर्गत यकृत कैसा होता है कि इसमें कई ये धमनियां है, सिराएं है, वाहिनियां है, इनसे मिलकर ये यकृत बना हुआ होता है। तो इसमें यह कई कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें से कई कोशिकाएं होती है जो इसके अंदर भी आती है और कई कोशिकाएं होती है जो बाहर भी निकलती है। ये जितनी भी कोशिकाएं जो इससे यकृत से जुड़ी हुई होती है, जो बाहर और अंदर जाने का जुड़ी हुई होती है, बाहर और अंदर जाने का कार्य करती है, वह रक्त को बाहर और अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि इनके द्वारा जो रक्त है वह शरीर के अंगों तक और शरीर से यकृत तक पहुंचाया जाता है। तो अब यह किस तरीके से, इसमें कौन कौन से अंग इंक्लूड होते हैं उसके बारे में, यानी कि कौन कौन सी सिराएं, धमनियां इनके साथ इंक्लूड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है यकृत धमनी। यकृत धमनी, यकृत धमनी जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें रक्त जो है यकृत में पहुंचाया जाता है। यानी कि इस धमनी के द्वारा जो भी रक्त हमारे शरीर के अंदर होता है वह यकृत तक पहुंचाया जाता है। इसमें इस रक्त में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वह 95 से 100% की ऑक्सीजन उपस्थित होती है। यानी कि एकदम शुद्ध और संतृप्त ऑक्सीजन उपस्थित होती है। यानी कि ऑक्सीजन का जितना भी भाग होता है रक्त में, उसका अधिकतर भाग यानी कि 1/4 भाग किसमें उपस्थित होता है, यकृत तक पहुंचाया जाता है। फिर सेकंड आती है प्रतिहारिणी शिरा। प्रतिहारिणी शिरा। अब प्रतिहारिणी जो शिरा है वह क्या कार्य करती है, यह पाचन तंत्र से सीधी जुड़ी हुई होती है। यानी कि हमारा जो पाचन प्रणाली होती है उससे जो जुड़ा होता है, यानी कि यकृत को जो जोड़ता है वह हिस्सा कौन सा होता है, प्रतिहारिणी शिरा जुड़ी हुई होती है। यह आमाशय, आंत, अग्नाशय और प्लीहा, ये जो 4 तरह के जो हमारे पार्ट्स है शरीर के, इससे यकृत में रक्त लौटाने का कार्य करती है। यानी कि ये जो प्रतिहारिणी जो शिरा होती है वह यकृत में रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। तो कहाँ से रक्त को पहुंचाती है, यानी कि आमाशय है, आंत है, अग्नाशय है, प्लीहा है, वहां से जो रक्त को लेकर कहाँ पे पहुंचाती है, यकृत में पहुंचाने का कार्य करती है। कौन करती है, प्रतिहारिणी शिरा का यह कार्य होता है। यानी कि हमारे अन्य दूसरे जो पाचन तंत्र है उनसे रक्त को यकृत में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, प्रतिहारिणी शिरा का कार्य होता है। आमाशय, आंत, यकृत में रक्त पहुंचाना। अब इसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है वह कितनी होती है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति मैंने आपको कितनी बताई, 95 से 100%। और इसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है वह होती है 70%। यानी कि
इनमें जो ऑक्सीजन होता है वह संतृप्त ऑक्सीजन होता है, यानी कि अच्छे से जो रक्त है शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है। उसके बाद आता है अपना अगला हिस्सा यकृत शिरा। यकृत शिरा, यकृत जो शिरा होती है यह प्रतिहारिणी शिरा और यकृत जो धमनी है उनके द्वारा लाए गए रक्त को यकृत से बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी कि यकृत धमनी और प्रतिहारिणी जो शिरा है इनके द्वारा जो रक्त यकृत तक पहुंचाया जाता है, यकृत में जो रक्त पहुंचाया जाता है उस रक्त को वापस बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? यकृत शिरा करती है। यानी कि इन दोनों के द्वारा जो भी संतृप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाया जाता है उस रक्त को बाहर निकालती है यकृत शिरा और पुनः निम्न महाशिरा में जाकर मिल जाती है। इस तरह यह अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने का कार्य करती है। यानी कि यह जो संतृप्त रक्त ऑक्सीजन युक्त जो रक्त पहुंचाया गया था यकृत, उसके द्वारा वापस जो यकृत में उपस्थित अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने का कार्य करती है। बाहर निकालना। फिर फोर्थ और लास्ट इसका पॉइंट आता है यकृत वाहिनी। अब यकृत वाहिनी क्या है? यह जो है यकृत से निकलकर पीत रस को ले जाने का कार्य करती है। यह यकृत वाहिनी होती है। यानी कि यकृत से जुड़ी हुई जो पित्ताशय जो होता है उससे जुड़ी हुई एक वाहिनी होती है जो ग्रहणी में जब भोजन पचित भोजन जब लाया जाता है, जब ग्रहणी में से होकर आमाशय आंतों तक पहुंचता है तो आमाशय में पहुंचता है, तब यह जो पीत रस है इन वाहिनियों के द्वारा ही ग्रहणी में पहुंचाया जाता है। तो पीत रस को ग्रहणी तक पहुंचाने का जो कार्य है वह कौन करता है? यकृत वाहिनी करती है। ये जो वाहिनी होती है यकृत और ग्रहणी से जुड़ी हुई रहती है और इसका क्या कार्य होता है? यकृत में जो पित्ताशय में जो पीत रस का निर्माण हुआ है वह उनको ग्रहणी तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ये 4 भाग थे इसके रचना के। यानी कि यकृत जो है किन किन रचनाओं का बना होता है, तो इसमें यकृत धमनी, प्रतिहारिणी शिरा, यकृत शिरा और यकृत वाहिनी होती है। ठीक है, तो इसकी यकृत की जो आंतरिक संरचना क्या हुई, यानी कि यकृत किन किन से जुड़ा हुआ होता है? यकृत धमनी से, प्रतिहारिणी शिरा, यकृत शिरा और यकृत वाहिनी से मिलकर बना होता है। यानी कि इसमें जितनी भी कोशिकाएं होती है जो बाहर और अंदर की तरफ निकली हुई होती है, वह कोशिकाएं जो होती है वह ये 4 तरह की कोशिकाएं होती है जिनसे रक्त अंदर जाता है और अशुद्ध रक्त वापस बाहर निकलता है। फिर आता है इनके कार्य, यानी कि यकृत के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि काफी कुछ मैंने यकृत के बारे में बताया, उसमें ही बता दिया कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। यकृत जो जैसे बताया मैंने सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसमें पीत रस का निर्माण होता है और पीत रस का निर्माण होके ये जो पीत रस होता है वह किसमें चला जाता है? पित्ताशय में एकत्रित कर लिया जाता है और ये जो पीत रस होता है वह भोजन को पचाने में बहुत ही उपयोगी होता है और हमारे शरीर में जितने भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी करती है। तो इस तरीके से इसके यकृत के और भी कई कार्य है, जिसमें सबसे पहला है पीत रस का बनाना। तो ये जो पीत रस का जो निर्माण होता है वह भोजन जब आमाशय से ग्रहणियों में पहुंचाया जाता है तब पित्ताशय पीत रस को
छोड़ देता है और इसमें जितने भी पोषक तत्व और लवण उपस्थित होते हैं वह सारे इसमें चले जाते हैं। और इस पीत रस में क्या होता है, जीवाणुओं को नाश करने की शक्ति भी होती है। लेकिन पीत रस की अगर कमी हो जाती है तो उससे मलबद्धता की जो बीमारी है या रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो जाए या जो कब्जी हो जाती है, उसका रीजन होता है पीत रस की कमी का होना। तो सबसे पहले इसका कार्य क्या आया, पीत रस का निर्माण, ठीक है। सेकंड जो है इसका कारण कि शरीर में जो चीनी की जो मात्रा होती है, यानी कि जो शक्कर है उसकी मात्रा को कम करना। अब ये शक्कर की मात्रा को किस तरीके से कम करता है, भोजन जब हम भोजन करते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि कई तरह के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिसमें कि एक कार्बोज पोषक तत्व भी उपस्थित होता है। ये जो कार्बोज पोषक तत्व होता है उसमें पाचन रसों द्वारा जो ग्लूकोज होता है उसमें परिवर्तित होकर पेशियों में चला जाता है, पेशियों में जाकर मिल जाता है। और जहां से जिस कारण ये जो पेशियां होती है, हमारी मांसपेशियां होती है, इस ग्लूकोज के कारण क्या होती है, क्रियाशील होती है, यानी कि कार्य कर पाती है। जब ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, कार्बोज जब ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो उसमें से कई ग्लूकोज क्या करता है, पेशियों के लिए ऊर्जा का कार्य कर लेता है और शेष जो ग्लूकोज बचता है वह किसमें चला जाता है, यकृत में चला जाता है। जब हमारे शरीर को इस ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तब वह वापस ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर वापस हमारे शरीर के अंगों तक ग्लूकोज के लिए पहुंचा दिया जाता है, और जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। तो इस तरह ये हमारे शरीर में चीनी की यानी कि शक्कर की कमी कर सकता है, क्योंकि उसका कुछ मात्रा हमारे यकृत में जाकर जमा हो जाता है, जो कि जरूरत पड़ने पर ही वह हमें ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके हमें देता है। तो फिर आता है इसका अगला नेक्स्ट आता है कार्य यूरिया निर्माण करना। यूरिया बनाना, यानी कि मूत्र का जो निर्माण है वह कौन करता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत जो यूरिया का निर्माण किस तरीके से करता है, यकृत में जो यूरिया या यूरिक जो अम्ल तैयार होता है वह क्या करता है, रक्त का एमिनो अम्ल का नाइट्रोजन और अमोनिया में क्या हो जाता है, उनका विखंडन हो जाता है। यानी कि नाइट्रोजन और अमोनिया जो है वह यूरिक अम्ल से जो ये दोनों बनते हैं वह क्या हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, जिससे कि जो अमोनिया है वह किसमें ट्रांसफर हो जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। और ये जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। यानी कि अमोनिया को जो अमोनिया है उसको यूरिक में यानी कि यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, हमारा यकृत करता है, और जिससे कि यूरिया तैयार होता है। फिर आता है हमारे शरीर में जो तापक्रम होता है उसको स्थिर बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर में तापक्रम को स्थिर बनाने, यानी कि शरीर की जो गर्मी है उसको स्थिर बनाए रखने में जो सबसे बड़ा योगदान है वह किसका है, यकृत का है। हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व आते हैं, हम भोजन करते हैं उससे पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उनसे कई विषाक्त यानी कि गंदे जो पदार्थ होते हैं वह शरीर से बाहर निकाला जाता है। उससे जब उनको बाहर निकाला जाता है जिससे कि रक्त में क्या हो जाती है, गर्मी बढ़ने लगती है। यानी कि जो शरीर में जो पोषक पदार्थों से जो गंदे जो पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है, बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित करके उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे कि मल द्वारा है या हमारे पसीने के द्वारा है।
जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे कि शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। यानी कि बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण को स्थिर करने का, यानी कि उसके संतुलन को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। फिर आता है इसमें और कई कार्य थे, जैसे कि रक्त क्षीणता दूर की जाती है हमारे शरीर की। निकी रक्त की जो कमी है, रक्त क्षीणता है जो, उसको दूर करने का कार्य कौन किया करता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है जैसे कि प्लाज्मा, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ये जो है, ये सारे जो तत्व है, इनका जो निर्माण है रक्त में किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा। यानी कि ये जितने भी इनमें जितने भी ये तत्व है, प्लाज्मा जो, ये सारे किसमें उपस्थित होते हैं? रक्त में उपस्थित होते हैं। तो उसमें ये जो रक्त का निर्माण करता है, ये यकृत के द्वारा इन सारी चीजों का रक्त में निर्माण किया जाता है। तो कौन कौन सी चीजें हुई? प्लाज्मा, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन आदि तत्वों का, पदार्थों का जो है निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा। उसके बाद आता है कि विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। जैसा कि मैंने अभी बताया था, विषाक्त पदार्थ कौन से हुए? अपशिष्ट पदार्थ। निष्कासन यानी कि विषाक्त जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं, भोजन के द्वारा जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर में चले जाते हैं, उन पोषक तत्वों में कई तरह के गंदे पोषक तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं, यानी कि गंदे पदार्थ भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को कार्य करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। और उनमें से जो अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उनको क्या किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जो मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं अपशिष्ट पदार्थों के रूप में। ये जो कार्य होता है वह किसका होता है? यकृत के द्वारा यह कार्य किया जाता है, जिसमें कि जैसे कि कई तरह के जो एमिनो अम्ल जो होते हैं वह विषाक्त पदार्थों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिससे यूरिक अम्ल, क्रीमेटिन और कई तरह के कार्बन यौगिक के रूप में इनको बदलकर इनको मल मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि इनको जितने भी पदार्थ है उन सबको इसमें कन्वर्ट किया जाता है। कौन कौन सी पदार्थों में कन्वर्ट? यकृत किसमें करता है? यूरिक अम्ल, क्रीमेटिन और कार्बन यौगिक, इन सब में इनको बदलकर किसने बदलता है? एमिनो अम्लों को, जो कि विषाक्त होते हैं, इनको इनमें कन्वर्ट करके, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में बदलकर इनको मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करता है। फिर आता है सबसे लास्ट और महत्व कि मृत लाल कणों को रक्त से अलग करने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। रक्त के बारे में हमने पढ़ा था, रक्त की जो मैंने संरचना वगैरह बताई थी कि रक्त में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने बताए थे, दो पदार्थ प्लाज्मा और कणिकाएं उपस्थित होती है। अब जो कणिकाएं होती है उसमें भी मैंने आपको 3 तरह की कणिकाएं बताई थी। लाल श्वेत कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और बिंबाणु, ये 3 तरह के प्लेटलेट्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये 3 तरह की कणिकाएं होती है। इसमें से लाल रक्त की जो कणिका होती है, जो कि मृत हो जाती है, यानी कि मर जाती है, लाल रक्त की कणिकाएं
मैंने उसमें बताया था कि इनका निर्माण और इनका जो काल होता है, यानी कि ये जो मरने का जो स्थान होता है वो कौन होता है, यकृत होता है। यकृत और प्लीहा मैंने बताया था। प्लीहा ये दोनों जो जगह होती है वह क्या किसकी जगह होती है, ये जो कणिका होती है, कणिकाओं का बनने व मरने का स्थान होती है। ये दोनों प्लीहा और यकृत, ठीक है। इसमें ही रक्त जो कणिकाएं जो होती है वह क्या होती है, बनती भी है और यहीं आकर यह मर भी जाती है, यानी कि इनकी जो कब्रिस्तान कह सकते हैं वह क्या है, यकृत है। तो यहाँ पे जो भी मृत कणिकाएं मरती है उनको रक्त से, इसमें जो रक्त आता और जाता है बाहर, उस रक्त से मृत कणिकाओं को अलग करने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है। तो इसमें जो भी इनको जब अलग किया जाता है तो अलग होकर जब इनको मृत कणिकाओं से जिस रक्त को अलग किया जाता है तो इसमें से जो हीमोग्लोबिन वो होता है, हीमोग्लोबिन जो है वह यकृत में ही जमा हो जाता है, जिससे कि हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, इसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है हीमोग्लोबिन से। रक्त की जो कमी होती है, कमी या बढ़ना, ये किससे ज्ञात किया जाता है, हीमोग्लोबिन से किया जाता है, और वह किसमें आकर जमा हो जाता है, यकृत में। किस कारण कि मृत लाल कणिकाएं होती है उनको रक्त से जब अलग किया जाता है तब जो रक्त बचता है उसमें क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन, और वह हीमोग्लोबिन किसके द्वारा अलग किया जा रहा है, यकृत के द्वारा यह कार्य किया जाता है और यकृत में आकर वह हीमोग्लोबिन जमा हो जाता है। तो इस तरीके से जो यकृत है वह अपना कार्य करता है, यानी कि यकृत भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि लीवर खराब हो जाता है, किसी कारणवश खराब हो जाता है, तो उससे हमें पाचन क्रिया में बहुत ही तकलीफ पड़ती है, यानी कि इससे पीत रस का निर्माण नहीं हो पाएगा, शुद्ध अशुद्ध रक्त का निर्माण नहीं हो पाएगा, रक्त का आवागमन भी रुक सकता है, जिससे कि हमारे शरीर में कई तरह की रोग और समस्या उत्पन्न हो सकती है और हमारा शरीर खराब हो सकता है। इसलिए शरीर के जितने भी अंग होते हैं सब अपनी अपनी जगह कार्यरत होते हैं और सबका अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जिस तरीके से शरीर के को चलाने के लिए शरीर के अन्य भाग जरूरी होते हैं, उसी तरह यकृत जो है यानी कि लीवर जो है वह हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। स्पेशली यानी कि पाचन तंत्र में इसका योगदान है, यानी कि पाचन तंत्र में जो यकृत होता है वह भी भोजन को पचाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए इसीलिए इसको सबसे बड़ी ग्रंथि कहा गया है शरीर की, कि यकृत के द्वारा इतने सारे कार्य हमारे शरीर में किए जाते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। तो यह था आज यकृत के बारे में पढ़ा। यकृत की जो संरचनाएं थी, 4 तरह की यकृत धमनी, प्रतिहारिणी शिरा, यकृत शिरा और यकृत वाहिनी, जिनका अपना अलग अलग कार्य होता है और ये सारी रचना इससे यकृत बना होता है। फिर यकृत के सारे हमने कार्य किए जिसमें कि पीत रस का निर्माण, शरीर में शक्कर की मात्रा कम करना, यूरिया बनाना, फिर यूरिया के बाद तापक्रम स्थिर रखना, रक्त क्षीणता दूर करना, प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोजिन का बनाना, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करना है, मृत लाल कणों को रक्त से अलग करना। ये सारे जितने भी है, ये सारे पॉइंट यानी कि ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, रक्त के द्वारा। यदि रक्त ये सारे कार्य करना बंद हो जाए तो हमारे शरीर में ये सारी तकलीफें, इनसे बनी सारी तकलीफें उत्पन्न हो सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं, और जिससे कि हमारा जो जीवन काल है वह भी क्या हो सकता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से यकृत को अच्छे से रखना, सही तरीके से ये कार्यरत रहे, उसके लिए हमें अच्छे से इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो यकृत जो है, आज हमने यकृत के बारे में पूरा वर्णन किया है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।